यस पीपल, डन विथ योर ब्रेक। आप लोगों का ब्रेक हो गया। ब्रेक के बाद आपका वापस से स्वागत है। सेक्शन पढ़ रहे 194M, टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट कॉमा कमीशन एंड ब्रोकरेज कॉमा फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस। 194M, एम पे आ जाइए सब लोग। एक बात समझना, 194M पे आ जाइए आप लोग, सबका ध्यान इधर होना चाहिए। 194M मैंने बोला टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट कमीशन एंड ब्रोकरेज एंड फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस। आप बोलोगे सर ये तो सब पढ़ चुके हैं ना। कॉन्ट्रैक्ट जो था वो हमने कौन सी सेक्शन में पढ़ा था? 194C में। कमीशन एंड ब्रोकरेज 194H में एंड प्रोफेशनल फीस 194J में। तो सर ये तो हम ऑलरेडी तीनों सेक्शन पढ़ चुके हैं। कॉन्ट्रैक्ट 194C में, कमीशन ब्रोकरेज 194H में, प्रोफेशनल सर्विस 194J में। तो सर यहां पे वापस मिक्स क्यों कर रहे हो इसको? इसलिए इस सेक्शन का नाम है एम। एम का मतलब मिक्स। क्या है? मिक्स। एम का मतलब क्या है? मिक्स। अब एक बात समझना, आप मुझे बोलोगे कि सर यहां पे 194M में फिर कौन से? कॉन्ट्रैक्ट पे तो ऑलरेडी 194C में जाता है, कमीशन ब्रोकरेज पे 194H में जाता है, प्रोफेशनल सर्विस पे 194J में जाता है, तो फिर यहां पे M सेक्शन क्यों बनाई? एक बात बताओ, आपको अगर याद रहेगा तो मैंने एक फंडा बताया था हाईजैकर। हाईजैकर HIJACR। आपको पता है जो हाईजैकर वाली सेक्शन है उसमें इंडिविजुअल HUF को टीडीएस नहीं काटना है, तो फिर उनके लिए एक अलग सेक्शन बनाई गई 194M। तो ये मेरी वाइफ को जो है उन सेक्शन में टीडीएस नहीं काटना, हाईजैकर जो है इन सेक्शन में इंडिविजुअल HUF को टीडीएस नहीं काटना, तो इंडिविजुअल HUF को टीडीएस फिर 194M में काटना पड़ेगा। अब एक और चीज समझना, आपको अगर याद रहेगा तो कॉन्ट्रैक्ट के केस में एंड प्रोफेशनल सर्विस के केस में तो ऐसा भी था कि अगर पर्सनल पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट है या पर्सनल पर्पस के लिए प्रोफेशनल फीस दी है, जैसे मेरा डाइवोर्स वाला केस, या कॉन्ट्रैक्ट में मैंने बताया था मेरी शादी में केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया, ये पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है या पर्सनल पर्पस के लिए प्रोफेशनल सर्विस है, तो 194C और 194J में टीडीएस नहीं कटता था, तो उस पे टीडीएस फिर कहां कटेगा? 194M में। तो 194M को आप ऐसे याद रखोगे, मिक्स ऑफ सेक्शन। मिक्स, मिक्स में यहां पे किस किस का मिक्स हो रहा है? एक तो कॉन्ट्रैक्ट, एक कमीशन ब्रोकरेज एंड प्रोफेशनल सर्विस। अब एक चीज समझना, यहां पे मैं लिखूंगा सबसे पहले कि सर इस सेक्शन में पेयर कौन होगा, दूसरी चीज इस सेक्शन में पेई कौन होगा, और तीसरी चीज इस सेक्शन में रेट क्या है। इधर देखना सब लोग, सबसे पहले लॉ मेकर्स बोलते हैं इस सेक्शन में पेयर होगा इंडिविजुअल एंड HUF। बोलो कौन? एंड इंडिविजुअल एंड HUF कौन सा? दैट इज नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 194C, 194H एंड 194J। वो इंडिविजुअल HUF जो 194C, H और J में कवर नहीं हो रहा। अगर मान लो आप C, J या H में कवर हो जाते हो तो फिर वहां टीडीएस काट लो, लेकिन मेरी वाइफ वहां कवर नहीं होती थी। एंड दूसरा, अगर आप पर्सनल पर्पस के लिए पेमेंट करते थे तो वहां कवर नहीं होते थे, तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा अंडर सेक्शन 194M में। बोलो कौन सी सेक्शन में? 194M में। सर यहां पे पेई कौन होना चाहिए? तो मैं बता दूं, यहां पे पेई है रेजिडेंट पर्सन। बोलो रेजिडेंट पर्सन। रेट रहेगा 5%। बोलो रेट कितना है? एक और चीज समझना, इस सेक्शन में टीडीएस तभी काटना है जब आप पेमेंट कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट का, कमीशन ब्रोकरेज प्रोफेशनल फीस सबका मिला के किसी पर्सन को पूरे साल में 50 लाख रुपए से ज्यादा का पेमेंट, मतलब 50 लाख रुपए से ज्यादा का आप पेमेंट कर रहे हो, 50 लाख से ज्यादा का उसका अकाउंट क्रेडिट कर रहे हो, तो टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस नहीं काटना। समझने की कोशिश करना वापस से। पेयर कौन होगा? इंडिविजुअल HUF नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 194C, H और J। मतलब सिंपल सी चीज याद रखो, यहां पेयर बीबी सर की वाइफ। पेई रेजिडेंट पर्सन, रेट रहेगा 5% और टीडीएस तभी काटना है जब 50 लाख से ज्यादा का अगर किसी को पेमेंट कर रहे हो, किसी का अकाउंट क्रेडिट कर रहे हो, तो ही इस सेक्शन में टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है।
अब एक चीज समझना, एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल से समझने की कोशिश करना। इधर देखना, ये मेरी वाइफ है। तुम बहुत हंसते हो, पता है मेरी वाइफ पे। करंट लगा, शॉक लगा, शॉक लगा, शॉक लगा, हेवल्स वायर इट डोंट कैच फायर, ऐसा एक ऐड आता था ना। हाँ, अब एक बात समझना, ये मेरी वाइफ है मिसेस बीबी। आप बोलते हो आपकी वाइफ का मजाक उड़ाते हो, ठीक है ना यार। हाँ, मिसेस बीबी, आप भी तो अपने दोस्तों में एक दूसरे का मजाक उड़ाते ही हो, मैं मेरी वाइफ का मजाक उड़ा रहा हूं, ठीक है, मजाक नहीं, समझाने के लिए। अब एक बात समझना, मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ का एक सपना है कि हमारा एक लोनावाला में घर होना चाहिए। लोनावाला मुंबई के पास में एक जगह है, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, मुंबई के पास में एक जगह है जिसका नाम है लोनावाला, और वो जगह हिल स्टेशन है, ठीक है, मुंबई के पास में है, पुणे के पास में है। तो मेरी वाइफ ने बोला कि हमको एक प्लॉट खरीदना है लोनावाला में, तो हमने प्लॉट खरीदा। तो प्लॉट कैसे खरीदे, तो हमने एक वहां पे ब्रोकर को रखा, उस ब्रोकर का नाम है मान लो मिस्टर विवेक, और विवेक को बोला कि विवेक प्लीज हमको एक प्लॉट खरीदना है, तो वो प्लॉट खरीदवा के दे। उसने बोला ठीक है सर। विवेक एक ब्रोकर है, ब्रोकर के थ्रू हमने प्लॉट खरीदा, और विवेक को हमने कमीशन एंड ब्रोकरेज मेरी वाइफ ने पे किया, वो मान लो 3 लाख रुपए का है। तो 3 लाख का उसको ब्रोकरेज कमीशन पे किया, उसने एक प्लॉट खरीदा। अब हम उसको घर बनवाना है उसके ऊपर, तो घर कैसे बनवाए, तो हमने विवेक को बोला कि विवेक विवेक घर बनवा के देना। विवेक बोलता मैं कॉन्ट्रैक्टर भी हूं। अब विवेक कॉन्ट्रैक्टर भी है, विवेक को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया घर बनवाने के लिए, और कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट जो है वो मान लो 45 लाख किया। उसके बाद उस घर में हमको इंटीरियर डेकोरेटर भी करवाना है, इंटीरियर का काम करवाना है, डेकोरेशन का। तो हमने विवेक को बोला कि विवेक हमको इंटीरियर डेकोरेशन का काम करना है, तो बोला मैं इंटीरियर डेकोरेटर भी हूं। तो उसके लिए हमने उसको प्रोफेशनल फीस दिया, मान लो 5 लाख रुपए का। अब आप देखोगे कि यहां पे हमने विवेक को जो पेमेंट किया है वो कमीशन एंड ब्रोकरेज का 3 लाख का पेमेंट किया है, कॉन्ट्रैक्ट का 45 लाख का पेमेंट किया है, प्रोफेशनल फीस का 5 लाख का पेमेंट किया है, इंडिविजुअल पेमेंट 50 से ज्यादा नहीं है। बट विवेक को ये तीनों चीज का मिला के 50 लाख से ज्यादा का पेमेंट किया, तो क्या टीडीएस काटना पड़ेगा या नहीं? आंसर इज यस। अगर आप किसी भी पर्सन को पेमेंट कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट का, कमीशन, ब्रोकरेज का, प्रोफेशनल फीस का, एंड अगर पेयर जो है वो 194C, J या H में कवर नहीं होता, तो गाइस यहां पे 50 लाख से ज्यादा का पेमेंट है तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। तो मेरी वाइफ यहां पे टीडीएस 53 लाख पे टीडीएस काटेगी, और 53 लाख पे टीडीएस है वो 5% की रेट से काटना पड़ेगा। तो देखिए यहां पे जो विवेक करके जो है वो विवेक जो है वो टीडीएस, विवेक का टीडीएस हम काटेंगे, मेरी वाइफ टीडीएस यहां पे काटेगी @ 5%। अब एक और चीज समझना, मैंने आपको क्या बोला था कल कि जब भी टीडीएस काटना होता है तो पहले 10 नंबर लेना पड़ता है। बोलो कौन सा नंबर लेना पड़ता है? 10। बट गाइस क्या होता है ना, पता है आपको, इसके 3 एक्सेप्शनल केसेस है। एक तो सेक्शन 194 बोलो 194 194 कौन सी सेक्शन थी? इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर करते हो। दूसरा 194 IB कौन सी थी? मेरी वाइफ इमूवेबल प्रॉपर्टी भाड़े पे लेती है। एंड तीसरा 194M। गाइस ये 3 सेक्शन ऐसी है ना कि जिसमें मेरी वाइफ है तो वो टीडीएस काटेगी, उसको 10 नंबर लेने की जरूरत नहीं है। मतलब ये 3 सेक्शन ही ऐसी है जिसमें पेयर जो है उसको 10 नंबर लेने की जरूरत नहीं। सिर्फ मेरी वाइफ के पास पेन नंबर है तो भी टीडीएस काट सकते हैं। इसमें पेन नंबर मेरी वाइफ के पास होना चाहिए, उसको 10 नंबर लेने की जरूरत नहीं। नॉर्मली क्या होता है, टीडीएस में 10 नंबर लेना पड़ता है। जो टीडीएस काटता है उसके पास एक 10 नंबर होता है, टैक्स अकाउंट नंबर, वो लेने की जरूरत नहीं। इसमें पेन नंबर है तो भी चलेगा। अब एक और चीज समझना, नॉर्मल केस में क्या होता है कि जो भी आप टीडीएस काटते हो ना, उसको अगले महीने के 7 दिन में जमा कराना पड़ता है। बोलो कितने दिन में जमा कराना पड़ता है? 7। लेकिन गाइस ये 3 सेक्शन ऐसी है जिसमें जो भी टीडीएस काटा वो अगले महीने के 30 डेज में जमा कराना है। कितने दिन में? 30 डेज। और उसके टीडीएस के रिटर्न होते हैं। अब ये रिटर्न वाला पॉइंट याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। एक रिटर्न होता है आईए के लिए 26 QB करके,
एक आईबी के लिए रिटर्न होता है 26 क्यूसी करके और एम के लिए रिटर्न होता है 26 क्यूडी करके। ये 3 रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं अगले महीने के 30 दिन के अंदर अंदर, और 30 दिन के अंदर अंदर आपको टीडीएस को जमा कराना पड़ता है। 10 का मतलब होता है टैक्स अकाउंट नंबर करके, ठीक है। आप देखोगे 10 नंबर, तो नॉर्मली हर जगह टीडीएस काटते हो तो 10 नंबर चाहिए, बट ये 3 एक्सेप्शनल केसेस है क्योंकि इसमें मेरी वाइफ भी टीडीएस काट रही है, तो वाइफ को 10 नंबर वगैरह लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ पेन नंबर है तो चलेगा। एंड गाइस, इसको अगले महीने के 30 डेज में वो टीडीएस को जमा कराना पड़ता है। कौन से फॉर्म में? 26 क्यूबी, क्यूसी एंड क्यूडी करके फॉर्म होता है। फॉर्म नंबर आप याद नहीं रखोगे तो चलेगा। इन 3 सेक्शन में अगले महीने के 30 डेज के अंदर अंदर वो टीडीएस है वो गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ता है। समझा कि नहीं समझा? चलिए एक काम करिए, 194M को एक बार पूरा रीड कर लीजिए। हाँ, वहां एफपीएस लिखा हुआ, एफपीएस का मतलब फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस। अगर सेपरेट सेपरेट पर्सन को पे किया तो टीडीएस नहीं आएगा। जैसे आपने किसी को 20 लाख पे किया, दूसरे को 40 लाख पे किया तो टीडीएस नहीं आएगा। एक ही पर्सन को 50 से ज्यादा है तो टीडीएस आएगा। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पे और मार्क करिए एलडीआर इस क्वेश्चन को। आ जाइए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 3 में यही लिखा हुआ है कि ये 3 सेक्शन ऐसी है, आई ए, आई बी एंड एम। इन दिस सेक्शन पेयर नॉट रिक्वायर्ड टू ऑप्ट 10 नंबर नहीं लेना है। गवर्नमेंट को टीडीएस अगले महीने की 30 दिन के अंदर अंदर जमा कराना है और ये फॉर्म में जमा कराना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 मार्क कर दीजिए इसको आईएमपी या एलडीआर। देखिए क्या दे रखा है, एग्जामिन वेदर टीडीएस प्रोविजन वुड बी अट्रैक्टेड इन द फॉलोइंग केसेस और नॉट। इफ सो अंडर विच सेक्शन, अगर टीडीएस काटना है तो कौन सी सेक्शन में। ऑल्सो स्पेसिफाई द रेट ऑफ टीडीएस एप्लीकेबल इन ईच केस। रेट क्या है। अज्यूम दैट ऑल द पेमेंट आर मेड टू द रेजिडेंट। ये अज्यूम करो सब रेजिडेंट को पेमेंट किया है। टीडीएस आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो कौन सी सेक्शन में आएगा और आपको रेट क्या होगी वो बताना है। चलिए सबसे पहले एक बंदा है गणेश। गणेश एक इंडिविजुअल बंदा है, इसने क्या किसको पेमेंट किया, पेयर गणेश है। इंडिविजुअल कैरिंग ऑन रिटेल बिजनेस विद द टर्नओवर ऑफ 2.5 करोड़ इन द लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का टर्नओवर 2.5 करोड़ है। तो मुझे एक बात बताओ,
अगर जो हाईजैकर वाली सेक्शन है उसमें भी इसको टीडीएस काटना पड़ेगा या नहीं? यस, क्योंकि लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है तो इंडिविजुअल को हाईजैकर में भी टीडीएस काटना पड़ेगा। अब एक बात समझना, पहला, इसने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट फॉर द रिपेयर ऑफ द रेसिडेंशियल हाउस। रेसिडेंशियल हाउस के लिए तो देखो कॉन्ट्रैक्ट दिया तो 194C में जाएगा, लेकिन 194C में यह लिखा हुआ है पर्सनल पर्पस का कॉन्ट्रैक्ट है, तो 194C में टीडीएस नहीं कटेगा। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पे 194C में टीडीएस नहीं कटेगा क्योंकि पर्सनल पर्पस का कॉन्ट्रैक्ट है। दूसरी चीज, क्या 194M में कटेगा? क्या एम में भी नहीं कटेगा क्योंकि अमाउंट 50 लाख से ज्यादा नहीं है। अरे भाई हां बोलो ना, हां। एम में भी नहीं आएगा क्योंकि 50 लाख से ज्यादा नहीं है। दूसरा, इसने कमीशन दिया, कमीशन दिया टू द वेलिश फॉर द बिजनेस पर्पस, उसने कमीशन दिया। एक बात बताओ, कमीशन पे सेक्शन 194H में टीडीएस आता है। कमीशन में 15,000 का लिमिट है, 5% की रेट से टीडीएस आएगा, और इस बंदे का लास्ट ईयर का टर्नओवर है वो 1 करोड़ से ज्यादा है, तो हाईजैकर वाली सेक्शन में भी टीडीएस काटना पड़ेगा। तो मैं बोलूं 80,000 पे टीडीएस 194H में कटेगा, तो 194H में 5% की रेट से टीडीएस आएगा ऑन द 80,000 रुपीज। समझा कि नहीं समझा? अरे बोलो यस और नो। चलिए तीसरा पॉइंट, अगला, राजेश अ होलसेल ट्रेडर जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर 95 लाख है। एक बात बताओ, लास्ट ईयर का टर्नओवर 95 लाख है तो मैं बोलूं हाईजैकर वाली सेक्शन में तो इसको टीडीएस काटना ही नहीं है, हाईजैकर में तो टीडीएस नहीं काटना। अब आगे देखिए क्या दे रखा है, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस मेड ड्यूरिंग द जनवरी से मार्च 2024 के बीच में उसने घर का रिकंस्ट्रक्शन कराया। 20 लाख उसने जनवरी में पे किया, 15 लाख उसने फेब में पे किया एंड 20 लाख उसने मार्च में पे किया। टोटल पेमेंट कितना है बताओ? 55 लाख। मैं बताऊं 194C में तो नहीं आएगा क्योंकि लास्ट ईयर का इसका टर्नओवर जो है वो 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, लेकिन 194M में आ जाएगा नहीं? यस, यहां पे 194M में आएगा एंड 194M में 5% की रेट से टीडीएस काटना पड़ेगा 55 लाख रुपए पे। कितने पे? 55 लाख रुपए पे 5% की रेट से टीडीएस काटना पड़ेगा। नेक्स्ट पार्ट, एक बंदा है सतीश, अ सैलरीड इंडिविजुअल। तो सैलरी इंडिविजुअल है तो देखिए लास्ट ईयर का बिजनेस का टर्नओवर है ही नहीं, तो मैं बताऊं हाईजैकर में तो इनको टीडीएस काटना ही नहीं है। अब देखिए इसने ब्रोकरेज पे किया फॉर द बाइंग द रेसिडेंशियल हाउस, तो ब्रोकरेज पे किया तो ये ब्रोकरेज 194H में तो नहीं जाएगा। अरे H में तो नहीं आएगा ना क्योंकि इसका लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है ना। ये तो सैलरी है एम्प्लॉय, ये तो बिजनेस नहीं कर रहा ना, तो ये तो बीबी सर की वाइफ जैसा बंदा है, तो इस पे 194H में तो नहीं जाएगा बट 194M में आएगा या नहीं? यस। तो यहां पे बेटा 51 लाख पे आपका 194M में टीडीएस आ जाएगा एट द रेट 5%। लास्ट पार्ट, एक धीरज करके बंदा है जो पेंशनियर है, पेंशनियर का मतलब जो सैलरी वाला था, उसका बिजनेस नहीं है, तो हाईजैकर में तो टीडीएस नहीं काटना। अब देखिए इसने कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट किया है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस 48 लाख का ही है, तो टीडीएस 194M में भी नहीं आएगा। क्यों 194M में नहीं आएगा? क्योंकि 50 लाख की लिमिट क्रॉस नहीं हो रही है। समझा कि नहीं समझा? समझा। चलो चेक करो इसका सॉल्यूशन। चेक करिए इसका सॉल्यूशन। हाँ चेक, सही बोल रहे हो। सॉल्यूशन चेक करो, सॉल्यूशन चेक करो फटाफट।
हाँ करण, चलिए सॉल्यूशन चेक करिए एक बार फटाफट फटाफट। हाँ चलिए, (194N) नेक्स्ट सेक्शन। चलिए सब लोग इधर ध्यान दीजिए। (194N) एन का मतलब होता है कैश विड्रॉ। चलिए 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 इधर देखिए। ओ भाई ओ, क्या कर रही है तू यार लीना? चलिए 194N, एन को कैसे याद रखोगे? कैश विड्रॉ, नोट 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 या नकद। हिंदी में क्या बोलते हैं? नकद। अरे कैश विड्रॉ को क्या बोलते हैं? नकद बोलते हैं, नगद या नकद जो भी बोलते हैं। तो हाँ नगद या नोट, नोट याद रखो ना, नोट नोट। 194N इज फॉर द नोट। अगर आप बैंक से कैश विड्रॉ करते हो तो गाइस यहां पे टीडीएस आएगा, सबका ध्यान इधर होना चाहिए। अगर आपने बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक से या पोस्ट ऑफिस से आपने अगर कैश विड्रॉ किया तो इस सेक्शन में टीडीएस आएगा। सबसे पहली चीज सर, यहां पेयर कौन होगा? आपकी बैंक है या कोऑपरेटिव बैंक है या फिर आपका पोस्ट ऑफिस है, यह पेयर होगा। पेई कौन होगा? कोई भी पर्सन अगर कैश विड्रॉ करता है तो यहां पे टीडीएस आएगा। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज आती है, ध्यान देना। लॉ मेकर्स बोलते हैं यहां पे रेट क्या रहेगा? यहां पे टीडीएस का रेट 2% है इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़ ऑफ कैश विड्रॉ। मतलब आप किसी भी बैंक से 1 करोड़ तक कैश विड्रॉ करोगे, कोई टीडीएस नहीं आएगा। 1 करोड़ के ऊपर अगर आप कैश विड्रॉ करोगे तो 2% की रेट से आपका टीडीएस आएगा, 2% की रेट से टीडीएस आएगा अगर आपका कैश विड्रॉल कितना है? 1 करोड़ से ज्यादा। एक एग्जांपल लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इधर देखिए सब लोग। जैसे एक कंपनी है बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड और हमने कोटक बैंक में अकाउंट खोल रखा है। कोटक बैंक, अब कोटक बैंक में हमने अकाउंट खोल रखा है, हम कोटक बैंक से कैश विड्रॉ कर रहे हैं। अब आप बताइए कितना टीडीएस आएगा, कब आएगा? देखो पहली सेक्शन में आपको ऐसी सिखा रहा हूं जहां पे टीडीएस आएगा अगर लिमिट से ज्यादा विड्रॉ किया तो। अगर आप 1 करोड़ तक विड्रॉ करोगे तो कोई टीडीएस नहीं। देखो अभी तक जितनी भी सेक्शन पड़ी थी ना, उसमें क्या है, अगर लिमिट को क्रॉस किया तो पूरे पे टीडीएस आएगा। जैसे 50 लाख को क्रॉस किया अभी लास्ट वाली सेक्शन एम में, तो पूरे पे टीडीएस आएगा। अगर रेंट में 2,40,000 को क्रॉस किया तो पूरे पे टीडीएस आएगा। प्रोफेशनल फीस में 30 को क्रॉस किया पूरे पे टीडीएस आएगा। यहां ऐसा नहीं है,
यहां 1 करोड़ को क्रॉस किया तो 1 करोड़ के ऊपर वाले अमाउंट पे टीडीएस आएगा एट द रेट 2%, एट द रेट 2%। तो इधर देखो, सब लोग इधर ध्यान दीजिए। सबसे पहली चीज, जैसे हम कोटक बैंक से कैश विड्रॉ करते हैं, सबसे पहला कैश विड्रॉ हमने 15 अप्रैल 2023 को किया और मान लो यहां 60 लाख का कैश विड्रॉ किया, क्या टीडीएस आएगा या नहीं आएगा? नहीं, यहां पे टीडीएस नहीं आएगा। दूसरा, हमने उसी अकाउंट से मान लो 19 जुलाई 2023 को 30 लाख रुपए का कैश विड्रॉ किया, क्या टीडीएस आएगा या नहीं आएगा? नहीं, इसमें भी टीडीएस नहीं आएगा। उसके बाद हमने 15 अक्टूबर 2023 को मान लो 15 लाख का कैश विड्रॉ किया, टीडीएस आएगा या नहीं आएगा? आएगा, आएगा, क्योंकि इस 15 लाख में से मैं आपको बोलूं 10 लाख पे तो नहीं आएगा। जो 10 लाख का कैश विड्रॉ रहेगा उस पे तो आपका टीडीएस नहीं आएगा, बट बाकी का जो 5 लाख रहेगा उस पे आपका टीडीएस आएगा 2% की रेट से। कितना आएगा बताओ? अरे बोलो कितना? 10,000 आएगा। उसके बाद हमने मान लो 15 दिसंबर 2023 को यहां से कैश विड्रॉ 40 लाख का और किया, तो क्या टीडीएस आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना। तो 40 लाख रुपया जो रहेगा उस पे आपका 2% की रेट से कितना? 80,000 रुपया टीडीएस आ जाएगा। समझा कि नहीं समझा? समझा ना। तो देखिए, ये सेक्शन में पेयर कौन होगा? बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस। उससे कैश विड्रॉ कर रहा है कोई भी पर्सन, अगर 1 करोड़ से ज्यादा का कैश विड्रॉ किया तो आपका उस ज्यादा वाले पे 2% की रेट से टीडीएस आएगा। जैसे आप लोग नॉर्मली कैश विड्रॉ करते हो तो टीडीएस नहीं आता, लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा करके देखो एक बार करके, ठीक है, तो आपका टीडीएस आएगा 2% की रेट से। समझा कि नहीं समझा? समझा। बोलते 1 करोड़ बैंक में होना भी तो चाहिए करके, ठीक है। अगर मान लो कोई गलती से तुम्हारे अकाउंट में डाल दे, ऐसे एंट्री पास कर ले, बोलते हमारे अकाउंट में कोई गलती से भी पैसा नहीं डालता ना भाई साहब। मेरे 1-2 फ्रेंड बैंक में काम करते हैं, मैंने कहा कुछ मेरा लोन माफ कर दो ना, ठीक है। ऐसे मेरे फ्रेंड 2-3 काम बैंक में, मैंने कहा एंट्री डिलीट कर दो, ऐसा कुछ होता होगा? बोलता है कुछ नहीं होता ऐसा, एंट्री डिलीट नहीं कर सकते। क्या बताए तुमको, तुम जाओ किसी बैंक में तो मेरा एंट्री डिलीट कर लेना, ठीक है। डिपॉजिट वाला नहीं, लोन वाला। हाँ चलो, अब एक बात समझा ए भाई प्लीज, अब इधर देखना, मैंने क्या बोला? ए भाई, मैंने ये बोला कि कैश विड्रॉ किससे ज्यादा करोगे तो टीडीएस आएगा? 1 करोड़ से ज्यादा पे कितना % टीडीएस आएगा? 2%। लेकिन एक बात समझना, इधर देखना, यहां पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है। लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर कोई ऐसा अकाउंट होल्डर है, कौन है? अकाउंट होल्डर मींस ऐसा कोई पर्सन है जो बड़ा बेशरम है। क्या है? बेशरम। बेशरम मतलब, बेशरम मतलब जिसने लास्ट के 3 सालों का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है। क्या बोलेंगे? लास्ट के 3 सालों का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है और उसके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट जा चुकी है। ओ गुड मॉर्निंग, ओ भैया, मैं क्या बोल रहा हूं? समझना समझना समझना। अगर कोई ऐसा अकाउंट होल्डर है, क्या है? अकाउंट होल्डर है जिसने लास्ट के 3 सालों का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है एंड 3 सालों की रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट जा चुकी है। बोलो जा चुकी है। अगर ऐसा बंदा है जिसने लास्ट के 3 साल का अगर रिटर्न ऑफ इनकम आरओआई फाइल नहीं किया, रिटर्न फाइल नहीं किया और 3 सालों की ड्यू डेट जा चुकी है, तो उसके लिए टीडीएस कैसे काटेंगे पता है? उसने अगर अप टू 20 लाख तक कैश विड्रॉ किया तो उस पे नो टीडीएस। 20 लाख से ज्यादा आपने कैश विड्रॉ किया अप टू 1 करोड़, उस पे 2% की रेट से टीडीएस। एंड गाइस 1 करोड़ से ज्यादा के कैश विड्रॉ पे 5% की रेट से टीडीएस। वापस बोल रहा हूं, समझना। अगर कोई ऐसा अकाउंट होल्डर है, बेशरम, बोलो बेशरम, बेशरम करके, बेशरम वाला अकाउंट होल्डर है जिसने लास्ट के 3 सालों का रिटर्न फाइल नहीं किया, बोलो नहीं किया,
एंड तीनों सालों की रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट जा चुकी है, तो उसके केस में बेटा टीडीएस कैसे बैंक काटेगी बताए? 20 लाख के कैश विड्रॉ पे कोई टीडीएस नहीं, 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक 2%, 1 करोड़ से ऊपर वाले पे 5%। कितना? 5%। लेकिन सर एक बात बताओ सर, लास्ट के 3 साल कौन से देखेंगे? तो मुझे एक बात बताओ, अपना साल कौन सा है? अपना प्रीवियस ईयर 23-24 है भाई। मैं यहां पे लेता हूं, इधर देखो, अपना करंट प्रीवियस ईयर कौन सा है? 23-24 है ना। अब एक बात बताओ, इस साल में बैंक देख रही है, तो इसके पिछला साल जो रहेगा, पिछला साल कौन सा था? प्रीवियस ईयर 22-23 था। मुझे एक बात बताओ, 22-23 का रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट कौन सा आता होगा? 31 जुलाई 2023 आएगा, या जो गुड मॉर्निंग हाँ, एक बात बताओ, यहां पे ध्यान दो, जो लास्ट ईयर है उस लास्ट ईयर का रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट ये आएगा। तो मैं बोलूं इस साल में ये वाला ड्यू डेट आना तो बाकी है ना अभी तक भाई। अगर मैं प्रीवियस ईयर 23-24 की बात करूं, 23-24 की बात करूं, तो 23-24 1 अप्रैल 2023 से चालू होगा। तो मैं बोलूं इस साल का रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट तो आना अभी तक बाकी है ना। तो आपको ये साल नहीं देखना, आपको इसके पिछले जो 3 साल है, प्रीवियस ईयर 21-22, प्रीवियस ईयर 20-21 एंड प्रीवियस ईयर 19-20, ये तीनों साल के रिटर्न अगर आपने फाइल नहीं किए तो फिर ये प्रोविजन लग जाएगा कि 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक, मींस मोर देन 20 लाख अप टू 1 करोड़ तक कैश विड्रॉ पे 2% और 1 करोड़ से ज्यादा का कैश विड्रॉ है उस पे 5% की रेट से आपका टीडीएस कटेगा। लास्ट के 3 साल कौन से देखने हैं? एग्जैक्ट लास्ट वाला ईयर नहीं देखना, क्योंकि पिछले साल की रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तो अभी आना बाकी है ना। उसके पिछले जो 3 साल है, वो 3 साल के अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किए हैं तो बाबू यहां पे आपको जो टीडीएस है वो कैसे काटना पड़ेगा? अप टू 20 लाख तक कैश विड्रॉ पे नो टीडीएस, 20 लाख से 1 करोड़ 2%, 1 करोड़ से लेके जितना भी ज्यादा रहेगा उस पे 5%। एक एग्जांपल लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक बैंक है जिसका नाम है HDFC बैंक। देना बैंक चाहिए तुमको? यहां पे बोलता देना बैंक, हाँ चलो ठीक है। श्याम बोलता है देना बैंक का एग्जांपल लो। ये एक बैंक है जिसका नाम है देना बैंक, ठीक है। हाँ सर, ये बोलता है अपने ही बैंक से अपन पैसा निकालते हैं तो टीडीएस क्यों आ रहा है? देखो टीडीएस हमेशा ऐसा नहीं, ये ट्रैकिंग के लिए होता है। गवर्नमेंट को पता तो चले किसने ज्यादा टैक्स निकाला है, मतलब किसने ज्यादा मतलब कैश निकाला है। तो गवर्नमेंट को देखो क्या होता है ना, जब टीडीएस कटता है तो ये रिपोर्टिंग जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चलता है ओ इसने तो 3 करोड़ कैश से विड्रॉ किया है। उसको बुला के पूछेंगे भाई क्यों किया है इतना विड्रॉ, तो वो बताएगा ये काम के लिए किया। तो बोला ठीक है टीडीएस कटा है, कोई बात नहीं, रिफंड मिल जाएगा ना रिटर्न फाइल करते टाइम। बट एक्चुअली ट्रैकिंग के लिए यहां पे टीडीएस कटवा रहे हैं। तो एक देना बैंक है और एक बंदा है जिसका नाम है श्याम बेशरम। क्या नाम है? एक बंदा है जो श्याम बेशरम है, जिसने रिटर्न फाइल किए ही नहीं लास्ट के 3 साल के, वो 3 साल जा चुके हैं। अब एक बात समझना कैसे कैसे टीडीएस कटेगा। सबसे पहले श्याम ने 14 अप्रैल 2023 को बैंक से मान लो 15 लाख निकाला, टीडीएस आएगा या नहीं आएगा? अरे बाबू 15 लाख निकाला, टीडीएस आएगा या नहीं आएगा? आंसर इज नो, नो टीडीएस। उसके बाद 15 मई 2023 को 7 लाख विड्रॉ किया, टीडीएस आएगा या नहीं आएगा? या नहीं आएगा? तो मैं बोलूं इस 7 लाख में से 2 लाख पे टीडीएस आएगा, तो पहला वाला जो 5 लाख है उस पे तो मैं बोलूं नो टीडीएस। हाँ भाई, एंड जो 2 लाख रहेगा उस पे कौन सी रेट से? 2% की रेट से। कितना आता है? 4000 टीडीएस आ जाएगा। उसके बाद उसने 14 जून 2023 को मान लो 60 लाख का कैश विड्रॉ किया, टीडीएस आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना। तो 60 लाख पे कितना आएगा? 2%, 1,20,000। उसके बाद
उसके बाद 15 जुलाई 2023 को इसने वापस कैश विड्रॉ किया 22 लाख का। टीडीएस आएगा या नहीं आएगा? कितना हो गया था यहां तक? 15 और 7 और 60 82। तो मैं बोलूं इसमें से 18 जो है उस पे तो 2% आएगा। तो इसमें जो 18 लाख रहेगा उस पे 2% कितना आया? एंड गाइस 4 लाख पे 5% कितना? 20,000 आएगा। उसके बाद 14 दिसंबर 2023 को 17 लाख का कैश विड्रॉ किया। आएगा या नहीं आएगा? देना बैंक टीडीएस काटेगा। 17 लाख पे कितना? 5%। 85,000 है, वो टीडीएस आ जाएगा। समझा कि नहीं समझा? समझा। अब एक बात समझना, मैंने आपको इस सेक्शन में क्या बताया था? टीडीएस कब आएगा? जब आपका कैश विड्रॉ नॉर्मल केस में 1 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। गाइस यहां पे एक इस साल अमेंडमेंट आया और ये लिमिट जो 1 करोड़ की है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 3 करोड़ कर दी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए जो है वो ये लिमिट 3 करोड़ कर दी है। मतलब 3 करोड़ के ऊपर का कैश विड्रॉ है तो ही आपका 2% की रेट से टीडीएस आएगा। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए ये जो लिमिट है ये 1 करोड़ की जगह 3 करोड़ कर ली है। 3 करोड़ से ज्यादा का कैश विड्रॉ है तो ही टीडीएस आएगा। अब एक और चीज समझना, अब आप बोलोगे सर कोऑपरेटिव अगर बेशरम है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो अगर बेशरम है, उसने रिटर्न ही फाइल नहीं किया तो क्या होगा? देखो उसने रिटर्न नहीं फाइल किया तो मैं बोलूं यहां पे 20 लाख तक कोई भी टीडीएस नहीं आएगा। 20 लाख से लेके और 3 करोड़ तक 2%, और 3 करोड़ के ऊपर कितना होगा फिर? 5%। तो यहां पे जो 1 करोड़ की लिमिट है ना, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 3 करोड़ हो जाएगी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का नॉर्मल रिटर्न फाइल कर रही है तो बेटा 3 करोड़ के ऊपर 2% टीडीएस आएगा, 3 करोड़ तक कोई टीडीएस नहीं। बट अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी बेशरम है तो क्या होगा? 20 लाख तक कोई भी टीडीएस नहीं आएगा। 20 लाख से लेकर और 3 करोड़ तक है वो फिर 2% आएगा, और 3 करोड़ से ऊपर वाले पे कितना आएगा? 5% की रेट से टीडीएस आएगा। अब एक गाइस एक चीज समझना, ये जो सेक्शन है ना 194N, ये कुछ कुछ केसेस में नहीं लगती। आप बोलोगे सर कौन कौन से केसेस में नहीं लगती? सबसे पहला तो अगर कोई भी गवर्नमेंट कैश विड्रॉ करती है, हमारी गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, आपको पता है इनका भी तो बैंक अकाउंट होता होगा। ये भी तो एसबीआई के साथ, एचडीएफसी बैंक के साथ बैंक अकाउंट रखते होंगे। तो ये अगर कैश विड्रॉ करते हैं तो टीडीएस नहीं आएगा। अगर ये कैश विड्रॉ करते हैं, मींस हमारी जो गवर्नमेंट कैश विड्रॉ कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, तो टीडीएस नहीं आएगा। दूसरा, अगर कोई बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है या फिर पोस्ट ऑफिस है या इनके बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है, वो कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो टीडीएस नहीं आएगा। एक बात बताओ, एक बैंक भी तो दूसरे बैंक में अकाउंट रख सकती है। जैसे मान लो सारस्वत बैंक है, वो सारस्वत बैंक ने एचडीएफसी बैंक में अकाउंट रख रखा है, या मान लो फॉर एन एग्जांपल आपकी कोटक बैंक है, उन्होंने एसबीआई में अकाउंट रख रखा है। तो उनसे अगर कैश विड्रॉ करते हैं तो उस पर टीडीएस नहीं आएगा। तो अगर बैंक जो दूसरी बैंक से कैश विड्रॉ कर रही है, या कोऑपरेटिव सोसाइटी है, या फिर कोऑपरेटिव बैंक है, या पोस्ट ऑफिस है, वो अगर किसी बैंक से कैश विड्रॉ करेंगे तो टीडीएस नहीं आएगा। अब एक और चीज समझना, अगर कोई एटीएम ऑपरेटर है, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो एटीएम ऑपरेटर है, वो बैंक नहीं है बट एटीएम ऑपरेटर, आपने नाम सुना होगा, पता है आजकल वो टाटा इजी कैश करके एक एटीएम दिखता है, आपको दिखता है कि नहीं दिखता? मैं बताता हूं, लो इधर देखो, आपने टाटा एटीएम देखा होगा, टाटा का एटीएम नहीं देखा आपने? टाटा एटीएम, अब ये टाटा का एटीएम आपने, टाटा ये नहीं देखा आपने? टाटा इंडिकेश करके नहीं अरे बहुत सारी जगह तो लगे हुए ये, ठीक है। तो ये जो है ना, ये एटीएम चलाते हैं, तो इनको कैश की जरूरत पड़ती है, ये कैश विड्रॉ करेंगे तो भैया उस पर टीडीएस नहीं आएगा। या आपने वक्रांगी सुना होगा करके, वक्रांगी सुना कि नहीं सुना? वक्रांगी एटीएम भी नहीं सुना आपने? ओ भाई साहब, वक्रांगी के ये एटीएम लगे हुए हैं इंडिया में बहुत सारी जगह, आपने नहीं सुना है? देखे ये आपने फोटो दिखा हुआ नहीं लग रहा कहीं पे? तो ये वक्रांगी वाले हैं, ये एटीएम ऑपरेटर है, ये कैश विड्रॉ करते हैं तो ये सेक्शन नहीं लगेगी। चलिए एक काम करिए, फटाफट 194N को पढ़ लीजिए, फटाफट 194N को पढ़ लीजिए।
चलिए बोलिए डन, अरे बोलो डन। चलिए लास्ट सेक्शन आज के लिए 194 पी, बोलो पी, 194 पी, 194 पी, लास्ट सेक्शन आज के लिए 194 पी, बोलो 194 पी। पी को ऐसे याद रखोगे, पी का मतलब होता है पेंशनियर। पेंशनियर क्या बोलोगे? पेंशनियर। पेंशनियर मतलब किसको बोलते हैं? पेंशनियर किसको बोलते हैं नॉर्मली, मुझे बताओ ना। पेंशनियर मतलब ऐसा बंदा जो रिटायर्ड है, पेंशनियर। अब एक बात समझना, ये सेक्शन क्यों लाई मैं आपको समझाता हूं। इधर देखो सब लोग, इधर देखो, पेंशनियर, इधर देखो सब लोग। जैसे मान लो ये एक अंकल जी है, ये भाई साहब इनका मुंह, हाँ पेंशनियर 75 इयर्स वाला बोल रहे हैं, ठीक है। यहां पे ये इनके हाथ में ये एक लकड़ी है, ऐसे लकड़ी है, क्या बना रहे हो ये, ठीक है। ये उनके हाथ में लकड़ी है, ठीक है, जिसको अपन वो चाचा बोल सकते हैं। तो ये बाल थोड़े थोड़े, बाल दो बना लेते हैं, बस ये 3 बाल है, 3 बाल। हाँ अब इधर देखना भाई, अब कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। चलिए इधर देखो, हाँ ये जो है ये चाचा है, इनकी एज 75 इयर्स हो चुकी है। कितनी एज? 75 इयर्स और मोर, मतलब बेचारे 75 साल के अब जाए या अब जाए वाले, ठीक है। 75 साल जिंदगी जी ली है, जिंदगी के मजे ले लिए इन्होंने। अब हुआ क्या, ये जो अंकल है, इन अंकल की सिर्फ 2 ही इनकम है। कितनी इनकम है? 2। एक तो उनको जो मिल रही है वो पेंशन मिल रही है, बोलो क्या मिल रही है? एक तो इनको पेंशन मिल रही है, और दूसरा इनका जो बैंक अकाउंट है, उस बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट आ रहा है। क्या आ रहा है? इंटरेस्ट। देखो 2 ही इनकम है बस। ये जो चाचा है, ये जो चाचा है, इनकी 2 ही इनकम है। क्या है? 2 इनकम, एक तो पेंशन और एक इनको इंटरेस्ट आ रहा है। इंटरेस्ट किस पे आ रहा है? बैंक पे इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। बोला इनको इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, इनको इंटरेस्ट। अब 75 साल जिंदगी जी ली तो इंटरेस्ट ही आ रहा होगा, ठीक है। अरे ए खजूर, मेरी बात तो सुनो भाई प्लीज। ये जो ये बोलता है, ये चाचा जो है वो मौत को छू चुके हैं, ठीक है। हाँ समझ, ये जो चाचा है जिनकी 75 साल की एज है, 75 साल या उससे ज्यादा, इनको 2 इनकम आ रही है। एक तो पेंशन, बोलो क्या आ रहा है? पेंशन। और दूसरा इंटरेस्ट, बोलो इंटरेस्ट। और इनको है ना इंटरेस्ट उसी बैंक से आ रहा है जिस बैंक में उनका पेंशन आ रहा है। मतलब इनके पास एक ही बैंक अकाउंट है, उसी बैंक में पेंशन आ रही है और उसी बैंक अकाउंट पे इंटरेस्ट आ रहा है। इंटरेस्ट सेविंग बैंक का हो सकता है, एफडी का हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब एक बात समझना, ये जो चाचा है, ये चाचा 75 इयर्स के हो गए, इनका एक बैंक अकाउंट है एसबीआई, नॉर्मली एसबीआई के साथ होना चाहिए, जो नेशनलाइज्ड बैंक, वहां अकाउंट है, उसी अकाउंट में पेंशन आ रही है एंड उसी अकाउंट में इंटरेस्ट आ रहा है। तो ये चाचा एक लाठी लेके बैंक जाते हैं। कहां जाते हैं? बैंक। और बैंक मैनेजर को बोलते हैं कि बेटा मेरी पेंशन है, मेरे को बैंक इंटरेस्ट आ रहा है, जो टीडीएस आता है वो तुम ही काट लो। तो वो बैंक मैनेजर क्या करेगा? कुछ काम करेगा। काम क्या करेगा? पहले चाचा की इनकम कैलकुलेट करेगा कि भाई पेंशन से इनकम कितनी है, इंटरेस्ट का इनकम कितना है, इनकम निकालेगा। चाचा ने जो डिक्लेरेशन दिया उसमें अगर कोई डिडक्शन है एटीसी का, एटीडी का, वो सब कंसिडर करेगा और उसके बाद स्लैब रेट से चाचा का टैक्स निकालेगा। और टैक्स निकालने के बाद जितना टैक्स आता है उतना टीडीएस वो बैंक वाला काट लेगा। एंड गाइस, अगर इस सेक्शन में टीडीएस कट गया ना तो चाचा को अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरने की भी जरूरत नहीं है। चाचा को अपना कोई इनकम टैक्स इस उम्र में कहां रिटर्न भरेंगे करके, ठीक है। 75 साल के हो गए हैं, ये लठ लेके जा गए बैंक। बैंक में जाके बैंक मैनेजर को बोलते हैं कि देख बेटा मेरी 2 इनकम है, एक तो पेंशन है और एक इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट भी तुम्हारी बैंक से ही आ रहा है करके, ठीक है, और कोई बैंक अकाउंट मेरा नहीं है।
तुम इस पे इनकम कैलकुलेट कर लो, तो वो बैंक मैनेजर जो है वो काम करेगा, इनकम कैलकुलेट करेगा, टैक्स निकालेगा, जितना टैक्स आता है वो टीडीएस के फॉर्म में काट लेगा, एंड गाइस जो टीडीएस काट के वो गवर्नमेंट को जमा करा देगा। और इस सेक्शन में अगर टीडीएस कट गया तो आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। चलिए एक काम करिए, 194P में जो भी दे रखा उसको रीड कर लीजिए। ये बोलता है बैंक मैनेजर इसको भगा दे। ऐसा नहीं भगाएगा, कैसे भगाएगा? अरे नीरज, टीडीएस बहुत बार ट्रैकिंग के लिए भी काटते हैं, ट्रैक करने के लिए, ठीक है। चलिए अब एक बात समझना, ए भाई, नहीं पढ़ा तुमने अभी तक? पढ़ो 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 एक बार। पहले जो दे रखा है वो पढ़ो, और पढ़ने के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो। पहले जो दे रखा है वो पढ़ो, फिर क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो। हाँ भाई, चलिए चलिए बोलिए डन। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए सब लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है, मिस्टर शर्मा रेजिडेंट इंडियन, एज 77 ईयर्स की है। तो एक बंदा रेजिडेंट इंडियन है, शर्मा, एज 77 ईयर्स की है, तो बेटा 75 साल है, उससे ज्यादा है। ही गेट्स द पेंशन 52,000 पर मंथ फ्रॉम द यूपी स्टेट गवर्नमेंट। उसको पेंशन मिल रही है 52,000 की पर महीने की। द सेम इज क्रेडिटेड इन हिज सेविंग बैंक अकाउंट विद एसबीआई लखनऊ ब्रांच। एसबीआई की ब्रांच में उसका पेंशन आ रहा है। इन एडिशन ही गेट्स द इंटरेस्ट ऑफ 8% ऑन द फिक्स डिपॉजिट ऑफ द 20 लाख विद दैट बैंक। उसने वहां पे एफडी कराई उसी बैंक के साथ 20 लाख का, उस पर 8% इंटरेस्ट आ रहा है। तो मुझे बताओ 8% इंटरेस्ट 20 लाख पे कितना होगा? 1,60,000। तो 1,60,000 का इंटरेस्ट आ रहा है, और साथ साथ में उसको पेंशन मिल रही है कितने की? 52,000 की। 52,000 की उसको क्या मिल रही है? पेंशन। अब एक बात समझना, आउट ऑफ द डिपॉजिट ऑफ 20 लाख, 2 लाख रिप्रेजेंट द 5 ईयर टर्म डिपॉजिट मेड बाय हिम इन करंट ईयर। एक बात बताओ, 20 लाख की डिपॉजिट में 2 लाख का डिपॉजिट ऐसा है जो 5 साल के लिए उसने कराया है। एक बात बताओ, 5 साल के लिए एफडी कराते हो, उसका एटीसी में डिडक्शन मिलता है ना। एटीसी में बता पीपीएफ था, एलआईपी था, नहीं तो बैंक क्या कोऑपरेटिव बैंक में 5 साल का एफडी करा लो तो उसका एटीसी में डिडक्शन मिल सकता है। बट एटीसी का लिमिट मैक्सिमम कितना होता है? 1,50,000। कितना? 1,50,000। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक क्रेडिटेड टू हिज एसबीआई सेविंग अकाउंट। उसको सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट 9,500 का मिला है। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है, फ्रॉम द अबोव फैक्ट कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ शर्मा for the assessment year 24-25, assuming that he has exercised the option of shifting out from default tax regime। वो 115 BSc नहीं ले रहा, आपको उसकी टोटल इनकम निकालनी है और टैक्स निकालना है। तो देखो टोटल इनकम निकालते टाइम उसका सैलरी का इनकम 52,000 पर मंथ है, मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ का कितना? 624 होगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी का 50,000 तो 574 होगा। अब देखो अदर सोर्सेज में उसकी 2 इनकम आएगी, एक तो एफडी का इंटरेस्ट आएगा 1,60,000 और सेविंग बैंक का इंटरेस्ट 9,500।
टोटल कितना हुआ 743,500। अब इसको डिडक्शन मिलेंगे, तो जब आप 115 बीएससी नहीं ले रहे हो तो आपको डिडक्शन मिलेंगे। तो डिडक्शन मिलते टाइम एक तो एटीसी का डिडक्शन मिलेगा, तो एटीसी का उसने एफडी कराया 1,50,000 का डिडक्शन एटीसी में ले लो। और एक पता है, एक हमने पढ़ा था सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट मिलता है तो 80 टीटीबी में डिडक्शन मिलता है 50,000 का, तो 80 टीटीबी में डिडक्शन मिल जाएगा 50,000 का। तो ये 50,000 का डिडक्शन ले लो, उसका नेट इनकम 543,500 बच गया। और गाइस 543,500 पे फिर आप क्या करो, स्लैब रेट से टैक्स निकाल दो। तो स्लैब रेट से टैक्स कैसे निकालोगे, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 2.5 लाख से 5 लाख 12,500, 5 लाख के ऊपर जो है वो 20%। ओ सॉरी सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख का स्लैब रेट लगेगा, 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, 3 लाख से 5 लाख 20%। और बेटा 5 लाख के ऊपर वाला, क्या बोल रहे हो सर, सर क्या बोल रहे हो, इधर देखो 4 मिनट है अपने पास, इधर देखो। सबसे पहले 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 3 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से ऊपर वाले पे 20%, ठीक है। तो देखो कितना टैक्स आता है, तो 18,700 आ रहा है, हाँ भाई, एंड उस पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और ऐड कर दो तो 19,448 या 19,450 उतना टैक्स उसका आएगा। अब एक बात समझना, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ टीडीएस बाय एसबीआई अज्यूमिंग दैट द सेम इज अ स्पेसिफाइड बैंक। मान लो ये स्पेसिफाइड बैंक है, वो कितना टीडीएस काटेगी। इस शर्मा रिक्वायर्ड टू फाइल इज रिटर्न, क्या उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा अगर उसमें टीडीएस कट गया तो। पहली चीज देखो, वो टीडीएस कितना काटेंगे, 19,450 का टीडीएस काट लेंगे। अगर उसका सैलरी पे कुछ कटा होगा तो वो लेस कर देंगे, बट सैलरी पे इसमें कुछ इंफॉर्मेशन दे नहीं रखी है, तो बेटा 19,450 का टीडीएस है वो एसबीआई काटेगी। और अगर एसबीआई ने इस सेक्शन में 194 में टीडीएस काट लिया तो फिर उसको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। अब एक और चीज समझना, तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, वुड योर आंसर ऑफ क्वेश्चन 2 डिफरेंट अगर एफडी 20 लाख रुपए का कैनरा बैंक में होता एसबीआई की जगह। अगर पेंशन एसबीआई में आ रही है और एफडी कैनरा बैंक में, तो मैं बोलूं दोनों चीजें अलग अलग जगह है, तो ये सेक्शन नहीं लगेगी। फिर ये सेक्शन नहीं लगेगी, फिर कैनरा बैंक जो एफडी पे इंटरेस्ट दे रहा है उसका टीडीएस 194A में कटेगा। 194A जो कल सेक्शन पड़ी थी ना कि बैंक ने आपको एफडी पे इंटरेस्ट 40,000 50,000 से ज्यादा दिया तो उस पे टीडीएस 194A में कटेगा, फिर ये सेक्शन नहीं लगेगी। ये सेक्शन तभी लगती है जब आपका जो है वो एक ही अकाउंट में पेंशन आ रहा है और उसी अकाउंट में आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तो ही आपको ये सेक्शन लगेगी, अदरवाइज आपको ये सेक्शन नहीं लगेगा। समझा कि नहीं समझा, अरे बोलो यस और नो। यस। अब एक बात बताइए, क्वेश्चन वाइज आपके कितने क्वेश्चन पेंडिंग है। क्वेश्चन नंबर ये 11 हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 12 पेंडिंग है, क्वेश्चन नंबर 13 तो हो गया, नहीं 13 पेंडिंग है, 12 13 पेंडिंग है, 18 हो गया ना यार, एडवांस टैक्स का हो चुका है सब, 18 19 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 होमवर्क में ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 होमवर्क में ले लीजिए बस। तो आपके 2 ही क्वेश्चन पेंडिंग है, कौन कौन से, 13 एंड 12। सो 2 ही क्वेश्चन पेंडिंग है, 12 एंड 13। अब एक बात समझना, आपका टीडीएस टीसीएस का थोड़ा सा एक लेक्चर और बाकी है करके, ठीक है, फिर टोटल इनकम का लेक्चर बाकी है, वो आप ऑनलाइन देख लेना करके, ठीक है। इतना आप कर लो, मेरी बात सुनो यार, ठीक है। हाँ चलो आप, चलो मैं ट्राई करूंगा एक संडे और आने का, बट उसके लिए तुम वेट मत करना, अगर तुम्हारे को टाइम मिलता है तो इसके आगे का तुम कर लेना। मैं हाँ तो मैं, मेरी बात तो सुनो, मैं संडे को आने का ट्राई करूंगा। मैं ऑनलाइन वाले फेस टू फेस वाले उनकी बात कर रहा हूं, फेस टू फेस वालों के लिए आई विल ट्राई टू कम ऑन द संडे करके, और संडे में आके वो टोटल इनकम के क्वेश्चन करा दूंगा, बट मैं ट्राई करूंगा। अदरवाइज एक काम करना, आप लोग प्लीज वेट मत करना, मैं आपको टीडीएस 2 तो क्वेश्चन बचे हैं उसके, ठीक है, और टीसीएस का थोड़ा फंडा बचा है बस, तो उसका मैं लेक्चर जो है वो आज कल मैं वापस ओपन मोड में डाल दूंगा कि भाई ये वाला टीडीएस टीसीएस का आपका पेंडिंग है करके, ठीक है। बाकी तुम्हारा जो है वो टीडीएस टीसीएस हो चुका है। टोटल इनकम का एक ही लेक्चर है,
टोटल इनकम का एक ही लेक्चर है जिसमें 7-8 बड़े बड़े क्वेश्चन करा रखे हैं। मैं चाहूंगा वो अगर आप थोड़ा रिवाइज करने के बाद करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो क्या होगा, उसमें हाउस प्रॉपर्टी का पॉइंट आएगा, कैपिटल गेन का पॉइंट आएगा, बिजनेस का पॉइंट आएगा, सैलरी का पॉइंट आएगा, सब चीजें आपको रिकैप करनी होगी। तो वो रिकैप होगी या नहीं होगी, इसके लिए मैं ये बोल रहा हूं कि वो थोड़ा आप रिवाइज करने के बाद करना। तो भाई ऑनलाइन वाले जितने भी बच्चे हैं, आपको ये टीडीएस टीसीएस इतना मैंने यहां पे कराया, इसमें इसके बाद का कौन सा बचा है वो मैं आपको एक कट करके और पार्ट में दे दूंगा कि ये टीडीएस टीसीएस का पार्ट बचा है और एक टोटल इनकम का बचा है। बाकी अपने सिलेबस में कुछ भी नहीं बचा है, आपको इसी को रिवाइज करना है। यूट्यूब पे आपको रिवीजन लेक्चर डाल रखे हैं, वो रिवीजन लेक्चर से आपको कंप्लीट करना है करके, ठीक है। चलिए उसके बाद में सिर्फ 2 ही लेक्चर है, एक टोटल इनकम वाला करके, ठीक है। टोटल इनकम का थोड़ा बड़ा है, 4 घंटे का लेक्चर है, और एक तुम्हारा टीडीएस टीसीएस का छोटा सा लेक्चर। 2 ही लेक्चर बाकी है और तुम्हारा कोई भी लेक्चर बाकी नहीं है। चलिए संडे को फेस टू फेस वालों के लिए आई विल ट्राई करके, ठीक है, आई विल ट्राई करके, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर, ध्यान रखो अपना।